हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि जो एग्ज़ाम था यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 जो 30 जनवरी को प्रस्तावित था, वो हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। अब ये एग्ज़ाम 3 अप्रैल को है। ठीक है, तो ये तो हो गई एग्ज़ाम कैंसिल वाली बात। और देखिए, अब जो टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा था, इसको भी थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा अब। तो देखिए, इसमें अब मैं क्या करूँगा, अब हम लोग के पास 60 से 70 दिन और मिल गए हैं। ठीक है, 60 से 70 दिन। तो इस दिन को हम लोग अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, और जो रेगुलरिटी बनाए थे हम लोग, उसी रेगुलरिटी को बनाए रखेंगे। रिलैक्स नहीं होना है हम लोग को। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा था, मिक्स प्रैक्टिस सेट, ये चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो कुछ अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे कि जो हमारा जो कठिन चैप्टर था, जैसे आपका स्टील, ठीक है, स्टील हुआ, सोम हुआ और आरसीसी हुआ, इसका मैं अलग से प्रैक्टिस सेट, मतलब कि इसी प्रैक्टिस सेट तो इसी ऐसा ही चलेगा, लेकिन मिक्स क्वेश्चन नहीं होगा। आरसीसी का अलग होगा, सोम का अलग होगा और स्टील का अलग होगा, और सॉइल का और सर्वे का, जो ये सब चैप्टर हैं, इनका मैं 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन लाकर क्लियर करूँगा। ठीक है, चैप्टर वाइज इसी के साथ चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट वाली बात। ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूँ, और दोस्तों एक बात ये कहना था, जो हम प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ भेज रहे थे, ठीक है, तो पहले तो था आपका 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक सेंड करना था, लेकिन अब पोस्टपोन करके ये 2 से 2.5 में 70 दिन बढ़ गया। ठीक है, तो ये मैं अब आपको 28 दिसंबर से लेकर आपका 28 फरवरी तक, ठीक है, 28 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा, अब तो हमको लगता है कि मिनिमम 50 प्रैक्टिस सेट तो मैं अपलोड कर ही दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और देखिए 50 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा अपलोड हमारे चैनल पे, और सबका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी जिसको भेज रहा हूँ उसको तो मिल ही जाएगा, और जो लोग नए हैं, जो उसको चाहता है पीडीएफ, वो भी ले सकता है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस पर आपको देखिए, पहले तो था आपका 99 रुपये, क्योंकि इसमें आपका 1 मंथ का था। ठीक है, लेकिन अब ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, और ये आपको 199 पे करना होगा। ठीक है, 199 पे करना होगा, और 50 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए एक और बात कहना चाहता हूँ, कुछ ये जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँ। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, जो क्रम है हमारा प्रैक्टिस सेट का, इसमें कुछ खासियत है। जैसे पहला क्या है आपका, देखिए पहला इसमें आपका, इसका कैरेक्टरिस्टिक कहिए या फिर फीचर कहिए, देखिए हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट, हम जो प्रैक्टिस सेट हमारा है, इसमें क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पहला थिंग। ठीक है, और दूसरा क्या है, हर टॉपिक से मैं टच करके क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हर टॉपिक आपका टच हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका ये है कि हर क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन, आप लोग ने देखा ही होगा, हर क्वेश्चन का मैंने डिटेल एक्सप्रेशन किया है, एक्सप्लेन आपको अच्छे से किया है, और उससे मिलता जुलता जितना क्वेश्चन भी बनता है, उस क्वेश्चन को मैं उसका एक्सप्लेनेशन उसी क्वेश्चन के नीचे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी उसी समय क्लियर हो जाए। तो 3 फायदे हैं आपका, एक रिपीट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, आपका जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन सही है, और थर्ड क्या पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट क्या है, हर टॉपिक से जो है आपका, इतना वास्ट सिलेबस है हम लोग का, लेकिन हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन ला कर रख दिया हूँ, क्योंकि आपका अब ऐसे आप अभी से भी अगर मैं कहूँ तो आपको लग रहा होगा कि 60 दिन है, 70 दिन है, लेकिन कैसे बीत गया आपका 30 से 40 दिन पीछे का, आपको पता नहीं चला। अब आप फिर से सोचिएगा कि बहुत दिन है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। 60 से 70 दिन भी तुरंत बीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि फिर से आप चैप्टर लेकर बैठ जाइए,
कि आप 10-10 दिन 5-5 दिन करके फिर आप चैप्टर फिनिश करने लगेंगे तो फिर आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो चैप्टर कम करके क्वेश्चन ही लगाना आपके लिए बेटर होगा, और मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपका सॉल्यूशन और आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। और जो आपका टिपिकल जो चैप्टर है, जो टफ चैप्टर, उसका ऑलरेडी मैं अलग से मतलब इसी प्रैक्टिस सेट में चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो 199 पे करना होगा आपको, 50 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। इस नंबर पे पे करना होगा, ये फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। फालतू का मैसेज करके आप बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको जो इंटरेस्ट है ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, और देखिए जो क्वेश्चन का लेवल भी हमारा होता है, आप देख लीजिएगा। मैं टफ से टफ क्वेश्चन लेकर आता हूँ और मीडियम क्वेश्चन, लेकिन इजी क्वेश्चन हम बहुत कम ही कराते हैं, या फिर जो प्रचलित क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ। जो 2016 का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। तब इसमें बताइए आपका क्या सही होगा। बीम का विक्षेपण ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, किस मेथड का उपयोग नहीं करते हैं फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ए मोमेंट एरिया मेथड, बी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सी कैस्टिलियानो मेथड्स, या डी स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो बताइए आपका इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड का हम उपयोग नहीं करते हैं, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को फाइंड करना होगा तो हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि आप मोमेंट एरिया मेथड, क्रिस्टलियानो मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और मेथड है जिसका हम उपयोग करते हैं फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए मेथड यूज टू फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, देखिए कौन कौन मेथड है। डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकेंड है आपका एरिया मोमेंट मेथड, थर्ड है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड, फोर्थ है आपका कंजुगेट बीम मेथड, और 5 है आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सारा मेथड आप याद कर जाइए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IS 456 2000 के अनुसार बीम को गहरी बीम के रूप में मानने के लिए बीम की समग्र गहराई का प्रभावी स्पेन से अनुपात सुधालंबित और सतत प्रबलित कंक्रीट बीम के मामले में क्रमशः कितना होता है। तो अब इसमें बताइए क्या होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पेन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ अ बीम, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है किसका किसका बीच, इफेक्टिव स्पेन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बीम एज अ डीप बीम, ठीक है। जिसमें हम बीम को एज ए डीप बीम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और देखिए दोनों कंडीशन का पूछ रहा, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का एंड कंटिन्यूअस रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। कौन सा आंसर इसमें आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 and 2.5। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का आपका हो जाएगा 2
और कंटिन्यूस रेनफोर्स कंक्रीट बीम का हो जाएगा 2.5, ठीक है। देखिए यही आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का आपका ये हो जाएगा और कंटिन्यूस बीम का ये हो जाएगा, ठीक है। ये डेप्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। इफेक्टिव स्पेन और 2 ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला जो एल है वो इफेक्टिव स्पेन है, ठीक है, और ये ओवरऑल डेप्थ है। वही दिया गया सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या है, लेस देन 2 और कंटिन्यूस बीम का लेस देन 2.5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों थोड़ा मौसम के कारण लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही, इसलिए राइटिंग सही नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, when a 30-meter chain is tested for its accuracy against a steel tape standardized at 20 degrees Celsius with an 8 kg pull, its overall length should not deviate beyond 30, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक हमारी क्या है, जब 30 मीटर चैन इसकी परिशुद्धता के लिए 30 मीटर चैन है, उसकी परिशुद्धता के लिए 8 किलोग्राम के खिंचाव वाले 20 डिग्री सेल्सियस पर मान्यकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड के अनुसार है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस किए गए स्टील के टेप के विरुद्ध परीक्षण किया जाता है, ठीक है। स्टील का जो टेप है उसके विरुद्ध आपका क्या एक परीक्षण किया जाता है, तब इसकी समय लंबाई का विचलन, ठीक है, समय लंबाई, और इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा है, इट्स ओवरऑल लेंथ शुड नॉट डेविएट बियॉन्ड 30, ठीक है। यह समग्र लंबाई होगा का विचलन 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, 30 प्लस किससे अधिक नहीं होना चाहिए, इस पे 30 के बाद क्या होना चाहिए, ए ±8 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, बी ±5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, या सी ±10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर डी ±15 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंडीशन नोट कीजिएगा, 30 मीटर चेन का बोल रहा है, और अक्सर आप लोग पढ़े होंगे 20 मीटर चेन का, ठीक है। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। हम भी चाहते हैं कि आप लोग को एक अच्छा कंटेंट दें, ठीक है, एक अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें, नहीं तो हम भी चाहते तो इजी इजी क्वेश्चन करा देते आप लोग के लिए, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा इजी इजी क्वेश्चन कराने से। तो बताइए इसमें क्या होगा सही। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ±8 mm, ठीक है। अब देखिए ये 30 मीटर का चैन था, तो इसमें ओवरऑल लेंथ शुड नॉट डेविएट बियॉन्ड, ओवरऑल लेंथ शुड नॉट डेविएट बियॉन्ड ±8 mm, किसके लिए, ये है आपका 30 मीटर चैन के लिए, ठीक है, 30 मीटर चैन के लिए आपका है। अगर यही बात करता आपका 20 मीटर चैन के लिए, 20 मीटर चेन के लिए बात करता, तो इस पर यहाँ क्या होता है डेविएशन 20 मीटर चेन के लिए, तो वो हो जाता है आपका 20 मीटर ±5 mm, ठीक है, 20 मीटर के लिए ±5 mm ये वाला हो जाता है, ठीक है। और यही होता है आपका 1 मीटर चेन का, तो हो जाता है आपका 1 मीटर
प्लस माइनस 2 mm, ठीक है। देखिए हमने लिख भी दिया है। 30 मीटर का चैन रहेगा तो ओवरऑल लेंथ शुड नॉट डेविएट बियॉन्ड 30 mm प्लस 30 मीटर का जो चैन होगा उसका प्लस माइनस 8 mm। 20 मीटर के लिए आपका ये प्लस माइनस 5 mm और 1 मीटर के लिए आपका प्लस माइनस 2 mm, ठीक है। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एंड एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं हर वक्त फ्री नहीं रहता हूँ कि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी सूचना आए तो आपको बता सकूँ, ठीक है। हमें भी दिक्कत होती है हर वक्त आप लोग के लिए उपलब्ध होना, ठीक है। तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन एक्जेक्ट्रा जो होता है, सूचना जो मिलता ही रहता है, आपका आंसर की हुआ, ठीक है, नोटिस हुआ कोई भी, या फिर कोई फॉर्म ही आ गया, तो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में तो बता ही देता हूँ, ठीक है। शाम को मेरा वीडियो अपलोड होता है, लेकिन हर वक्त जैसे आया आपका नोटिफिकेशन वैसे बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको आप मैनेज कीजिएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। The unit weight of a soil sample is 20 kilonewton per meter cube and the water content is 18%. The dry density of the soil sample is, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, मिट्टी का नमूना का इकाई भार आपको दिया गया है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, और वाटर कंटेंट यानी कि जलांश आपका 18% है। तो निकालना क्या है, मिट्टी के नमूने का शुष्क घनत्व यानी कि ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या हम बताए थे, पहले आप देख लीजिएगा क्या गिवन है और क्या जो पूछा है उसका फॉर्मूला हमें ज्ञात है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या गिवन है आपका, पहला क्या गिवन है आपका 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, क्या है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, यूनिट वेट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, गामा WT करिए या फिर टी कीजिए, ठीक है। WT लिखते हैं इक्वल टू 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेट हो गया ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू 18% है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18/100 तो कितना हो जाएगा 0.18, ये आपका वाटर कंटेंट निकल गया, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल का, गामा D इक्वल टू गामा T अपान 1+W, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है, गामा T का आपका जो ड्राई यूनिट वेट का दिया है 20 किलोन्यूटन दिया ही है, जलांश आपका 0.18 दिया ही है, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करके रखे हैं, उसमें दिखाते हैं आपको। ऑलरेडी सॉल्व करके रख देते हैं क्योंकि इसमें कट पिट करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। देखिए गामा D आपको निकालना था, ठीक है। गामा T आपका दिया था 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जलांश आपको दिया था 18%, 0.18 हो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद, ये फार्मूला हुआ इसमें रख देते हैं आप, तो आपका 16.94 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन D, ठीक है। आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पर वैल्यू रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम इज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम, ठीक है। बताइए कितना दिन होता है, सॉफिट फॉर्मवर्क का बीम यानी कि फ्रेमवर्क को हटाने के बाद आलम्बों को तत्काल पुनः फिक्स किए जाने के लिए न्यूनतम काल कितना है, ठीक है। सॉफिट
फॉर्मवर्क। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 14 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 3 दिन, कितने दिन के बाद हम हटाते हैं इसको? फर्माबंदी कहलाता है। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 20, 7 दिन। ठीक है, देखिए इसका हम डिटेल पूरा लाए हैं। सॉफ्ट फॉर्मवर्क का बीम यानी कि फ्रेमवर्क को हटाने के बाद आलम्बों का तत्काल पुनः फिक्स किए जाने के लिए न्यूनतम अनावृत्ति काल 7 दिन होता है। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्मवर्क का, ये याद रखिएगा, सॉफ्ट फॉर्मवर्क का। ठीक है, अब देखिए IS 456/2000 के क्लॉज इतना के अनुसार फर्माबंदी हटाने की न्यूनतम अवधि है, ये आपकी न्यूनतम अवधि है, और ये आपका किस प्रकार का अवयव है यानी कि कंपोनेंट है, टाइप ऑफ कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जब आपका कंक्रीट दीवार स्तंभ व धरण की ऊर्ध्वाधर तख्ता होगा तो 16 से 24 घंटा। ठीक है, स्लैब की तली के पटरे हो, ठीक है, तो 3 दिन। धरण की तली के पटरे, ठीक है, तो 7 दिन। इसी में से एक क्वेश्चन आया था आपका 2016 वाले एग्जाम में। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आया था। आगे क्या दिया है? स्लैब की टेकें हटाना 4 मीटर के पार्ट तक के लिए 7 दिन और 4.5 मीटर से अधिक पार्ट के लिए 14 दिन। ठीक है, धरनों व मेहराबों यानी कि डाटों की टेक हटाने के लिए 6 मीटर के पार्ट तक 14 दिन और 6 मीटर से अधिक पार्ट के लिए, पार्ट मतलब ऐसे होता है आपका स्पेन, ठीक है, 21 दिन। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए एक और बात कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो मान लीजिए आपको मिल ही जाएगा, हमको पता है, क्वेश्चन आप इंगेज कर लीजिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 50,000 क्वेश्चन, कहीं 20,000 क्वेश्चन, कहीं 25,000, कहीं 15,000 क्वेश्चन। तो इतने कम समय में आप उतने क्वेश्चन को ना कवर कर पाइएगा, और कवर कर भी लीजिएगा तो रिवीजन नहीं कर पाइएगा, और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका रिवीजन नहीं कीजिएगा तो समझते हैं ना, याद होगा कि नहीं होगा, भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए मैं, क्वेश्चन तो मिल ही जाता है और सॉल्यूशन बनाने में हमें समय बहुत लगता है। ठीक है, उसको सेट करना पड़ता है। तो चलिए बताइए इसमें आपका क्या सही होगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? अ सॉइल सैंपल इज टेस्टेड फॉर इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 21। ठीक है, इन सच केस द सॉइल सैंपल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, अब बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा? क्या बोला है इसमें? एक मिट्टी के नमूने का सुघट्यता सूचकांक। ठीक है, एक मिट्टी है, उस मिट्टी का कोई नमूना है जिसका सुघट्यता सूचकांक, ठीक है, यानी कि उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो वह जो सुघट्यता सूचकांक यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो उसका प्राप्त मान होता है 21। ठीक है, ऐसी स्थिति में मिट्टी का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो जब 21 होता है मान, तो हम उस मिट्टी को कौन सा मिट्टी मानेंगे? नॉन प्लास्टिक मानेंगे, लो प्लास्टिक मानेंगे, हाई प्लास्टिक मानेंगे या मीडियम प्लास्टिक, जब इसका वैल्यू 21 होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें आप क्या प्रीफर करेंगे, कौन सा होगा आपका सही? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हाई प्लास्टिक, उच्च सुघट्यता। ठीक है, 21 वैल्यू रहेगा तो आपका हाई प्लास्टिक होगा। ठीक है, चलिए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए जब किसी मिट्टी के नमूने का सुघट्यता सूचकांक यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है और उसका प्राप्त मान 17 से अधिक आता है, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी हाई प्लास्टिक यानी कि उच्च सुघट्य कहलाती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए जिनके मान निम्न है, इस टेबल को भी याद कर। अब देखिए
जो भी हमने क्वेश्चन कराया अपने सेट में, हर जहाँ भी आपको टेबल मिलता है या फिर टेबल से जुड़ा क्वेश्चन होता है, उस टेबल को मैं आपको लाकर सामने रख देता हूँ, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं भी चाहिए या फिर नहीं भी आप ले सकते हैं या फिर नहीं लेने का मन भी हो, तब पर भी आप कॉपी में अपने कलम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट करते जाइए, ये भी आपके लिए फैसिलिटी है, ये तो आपके हाथ में है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला वैल्यू देखते हैं। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स का है, वैल्यू दिया गया है, ये कंसिस्टेंसी है। देखिए जब 0 रहेगा तो तब हम कहेंगे नॉन प्लास्टिक, 0 से 7 वैल्यू रहेगा तो हम कहेंगे लो प्लास्टिक, 7 से 17 रहेगा तो हम कहेंगे मीडियम प्लास्टिक, और 17 से अधिक रहेगा तो हाई प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें कितना वैल्यू था, 17 से अधिक था 21, तो हम किसको रखेंगे इसकी श्रेणी में, हाई प्लास्टिक की श्रेणी में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a statistical indeterminate structure? Indeterminate structure, बताइए इसमें क्या होगा। Which of the following is a statically indeterminate structure? कभी कभी हिंदी बोलने में दिक्कत हो जाता है, कभी कभी इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो जाता है। चलिए अब इसमें बताइए क्या होगा आपका, कौन सा आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से आपका स्टैटिकली इंडेटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर आपका है। ए 3 हिंज्ड आर्क, बी सिंपली सपोर्टेड बीम, सी 2 हिंज्ड आर्क, या डी कैंटिलीवर बीम, कौन सा आपका इसमें सही होगा। और देखिए एक और बात कहना चाहता हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और नहीं होता उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। और 50 प्रैक्टिस सेट तो आपको करा ही देंगे एग्जाम तक, ठीक है, बहुत मायने रखता है 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और वो अभी फ्री में, जो पे करने के लिए बोले वो तो मैं सिर्फ नोट्स प्रीफर कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट्स चाहिए तो आप पे कीजिए, नहीं चाहिए तो आप वीडियो देखिए, 50 सेट देख लीजिए, दोबारा 2 बार 3 बार देख लिए। और 50 तो ये है, और इसके पहले का भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो आपका 40-50 वीडियो वो पड़ा हुआ है, ठीक है, सर्वे का, सॉइल का, हाइड्रोलिक का। चलिए इस फिलहाल इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2 हिंज आर्क। ये आपका 2 कब्जे वाला जो मेहराब है, 2 हिंज आर्क, ये आपका एस्थेटिकली इंडर टर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए हम जो स्ट्रक्चर थे उसको लेकर आ गए हैं कि आपके, देखिए मैंने जैसा कि पहले बताया था कि क्वेश्चन भले एक होगा, लेकिन ये मत समझिए कि एक क्वेश्चन उससे मिलता जुलता जितने क्वेश्चन बन जाएंगे, सारा क्वेश्चन में डिटेल करा देता हूँ। तो देखिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपका इंडरटर्मिनेट में आएगा और क्वेश्चन कौन सा स्ट्रक्चर आपका डिटर्मिनेट में आएगा। देखिए आप क्वेश्चन लगाते हैं, इस क्वेश्चन में आप एक एक करके पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा, कभी इस क्वेश्चन के बारे में कभी उस क्वेश्चन के बारे में, तो कन्फ्यूज़न ऐसे होता है। और ख़ुद हम कई बार परेशान भी हुए, इसीलिए हमको पता है कहाँ स्टूडेंट को दिक्कत होती है, हमने भी वो प्रॉब्लम फेस किया है। एक ही क्वेश्चन को इतना टुकड़ा में हो जाएगा कि आप खोजते रहिएगा, कभी इसका टुकड़ा यहाँ पर कभी वहाँ पर, ठीक है। तो सारा जो इंडरटर्मिनेट स्ट्रक्चर था और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था वो सारा मैंने रख दिया, स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट्स कीजिए, या फिर PDF लेना चाहते हो वो मैं दे सकता हूँ। तो देखिए इसमें आपका इंडरटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं, तो 2 हिंज आर्क, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड आर्क, पोर्टल, मल्टी स्टोर फ्रेम्स, ये आपके इंडरटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कौन से आते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंगल एंड डबल हैंगिंग बीम, और मेहराब यानी कि 3 हिंज आर्क। ये वाला आपका यही आपका था ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी वो क्वेश्चन में नहीं था,
वो नहीं था। ये ये 2 हिंज आर था इंडिटरमिनेट, और इसमें 3 हिंज आर, ये आपका डिटर्मिनेट में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस टेबल को याद कर जाइएगा, डिटर्मिनेट और इंडिटरमिनेट का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। ठीक है, एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, आकलन तैयार करने का सही क्रम क्या है, तो क्रम इसको लगाइए और बताइए कौन सा आपका क्रम इसमें सही होगा। बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4, तो 2 मतलब पहले आपका होगा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, फिर है आपका 1 है आपका कौन, डिटेल एस्टिमेट, फिर कौन करते हैं आप 3 यानी कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, उसके बाद क्या करते हैं 4 यानी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्लियर, पहले आपका अप्रोक्सीमेट, फिर डिटेल, फिर सप्लीमेंट्री, और उसके बाद रिवाइज। तो ऐसे भी बना लिए एडीएसआर। ठीक है, एडीएसआर, ऐसे आपको याद भी रहेगा, सीक्वेंस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन का जो सर्वे का क्वेश्चन था उस पे है, सर्वे से है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द स्केल ऑफ ए मैप इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन यानी कि आर एफ एज 1/, जो आर एफ है उसका वैल्यू दिया गया 1/4000। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर का जो दिया गया इसका मतलब होता है आपका नक्शा पर जो दूरी है, और नीचे आपका वास्तविक दूरी होती है। ठीक है, तो एक आपका नक्शे पे दूरी है और 4000 का वास्तविक दूरी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन द मैप 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ए और बी का जो दूरी है मैप में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वह ग्राउंड में कितना होगा, मैप में तो आपका दे दिया कि भाई 10 सेंटीमीटर है मैप में, तो एग्जैक्ट में वो ग्राउंड में कितना दूरी होगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सेंटीमीटर में पूछा है तो पहले ये नोट कीजिए सेंटीमीटर में पूछा है, ये बात सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दोनों के ऊपर नीचे हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देते हैं और मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो यहाँ तक तो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड इन किलोमीटर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में नहीं पूछा, यहाँ किलोमीटर यूनिट में पूछा है, किलोमीटर में आपको निकालना है, और यहाँ पे आपका क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे कीजिएगा, ये तो आपका मान लीजिए 4000 दिया है सेंटीमीटर, तो अब किलोमीटर में चेंज करना है, तो 4000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो पहले किलोमीटर में ना करके हम पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इससे हमको ईजी होगा। ठीक है, और उधर आप रहने दीजिए क्योंकि हमारा सीएम को ही लेकर बनाना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के रेशियो में ही आपका फील्ड में लंबाई है। ठीक है, तो इधर सेंटीमीटर रहने देंगे, इधर 4000 सेंटीमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो कितना होगा 4000 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 40 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक भी नहीं होना चाहिए, 4000 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। अब देखिए इसको आप यहाँ रहने दीजिए वैसा ही, इधर आपका 1 सेंटीमीटर वैसे ही हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर है,
ठीक है, इसे तो मिटाते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर है, ठीक है। तो पूछा कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों में हो गया ना, क्लियर है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, दोनों में 10 से गुणा कर दिए। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, और यही 10 सेंटीमीटर का वैल्यू पूछ रहा था। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, और 400 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो 400 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 400 को 1000 से भाग देंगे। तो आपका हो जाएगा 0.4 किलोमीटर। तो 0.4 किलोमीटर कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए आपका है 0.4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और समझाते हैं। देखिए ये आपका आर एफ का वैल्यू दिया गया था, ऊपर आपका नक्शा पे था, ये आपका वास्तविक था, ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर वैसे लिख सकते हैं, इधर आपका 1 सेंटीमीटर वैसे ही रखते हैं, और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, अब पूछा क्या था, मैप में कितना था, तो मैप में आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया था, तो वही हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। तो ये 10 गुना हो गया, तो इधर भी 10 गुना होगा, तो ये 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर का ही पूछ रहा था, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 400 मीटर, लेकिन मीटर के टर्म में ना होकर आपको किलोमीटर के टर्म में पूछ रहा था। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं। तो ये 1000 से जब भाग करेंगे तो 0.4 किलोमीटर आएगा, जो कि आपका आंसर कौन सा सही था, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही था, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी विद द बियरिंग मेजर्ड एट ए आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एंड कल से मैं इसको थोड़ा अपडेट करूँगा, ठीक है। कल से जो आप थोड़ा और इसको हम अपडेट करके लाऊंगा तो दिखाऊंगा कल क्या मैं क्या चेंज करूँगा न्यूमेरिकल में, ठीक है, कल दिखाऊंगा आपको। फिलहाल इसको बताइए, इफ़ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी विद द बियरिंग मेजरमेंट एट ए आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, सीधा एक रेखा ए बी है, ए का दिक्मान के साथ मापे गए अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड और डिपार्चर क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर। जो लेटीट्यूड है वो आपका 40 मीटर और डिपार्चर है 30 मीटर। तो रेखा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टू होता है √L² प्लस D², ये फॉर्मूला होता है। एल आपका लेटीट्यूड होता है, डी आपका डिपार्चर होता है, बस इसी फॉर्मूले पे रख देना है। चलिए सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। देखिए ये आपका लेटीट्यूड दिया था 40 मीटर, डिपार्चर है 30 मीटर, लेंथ ऑफ द लाइन ए भी निकालना था, तो इस फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो आपका डायरेक्ट 50 मीटर आ जाता है। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, फॉर्मूला का वैल्यू रख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, सर इस क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 2180/1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी ऑफ द हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा, IS
2180 1988 के अनुसार मिट्टी की पकी हुई भारी ईंटों का न्यूनतम स्थूल घनत्व कितना होता है? क्या होगा आपका सही? इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? अकॉर्डिंग टू IS 2180 1988 व्हाट इज द मिनिमम बल्क डेंसिटी, ठीक है, ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक? किस ब्रिक की बात कर रहा? हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूनतम स्थूल घनत्व मिट्टी की पकी हुई भारी ईंटों का। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि मिट्टी की पकी हुई जो मिट्टी है, उस मिट्टी से जो ईंट बनते हैं, उस ईंटों का न्यूनतम स्थूल घनत्व जो होता है, जो मिनिमम बल्क डेंसिटी होता है, वो कितना होता है? ठीक है, पकी हुई भारी ईंटों का। ए 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या डी 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस के लिए होगा? तो पकी हुई भारी ईंटों के लिए, ठीक है। मिनिमम बल्क डेंसिटी आपका 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए देखिए, वही जो ईंट था, पकी हुई भारी ईंट, ठीक है, उसका आपका मिनिमम बल्क डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और उसी ईंट का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यानी कि संपीड़न सामर्थ्य का बात करता, तो 400 से 450 ग्राम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उसी ईंट का आपका संपीड़न सामर्थ्य, किस ईंट का? हैवी ड्यूटी बर्न क्ले, यानी कि पकी हुई भारी ईंटों का। ये आपका संपीड़न सामर्थ्य है 400 से 450 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसी का अगर बात करता है वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी, यानी कि जल अवशोषण क्षमता, तो वो है 10%, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ब्रिज में, चिमनी में, और मैक्सिमम फ्लोर बिल्डिंग, मतलब कि वह बिल्डिंग जिसमें कई फ्लोर हो, ठीक है, कई फ्लोर वाली बिल्डिंग हो, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें बताइए, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इन द ली चैटेलियर apparatus फॉर कंडक्टिंग ऑफ सेडिमेंट टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर पता होगा, ये रिपीटेड कई बार एग्जाम में। इसमें डायमीटर पूछ रहा है ऑफ सिलेंडर का, ली चैटेलियर apparatus का, तो कौन सा होगा? डायमीटर कितना होता है? 40 mm, 22 mm, 30 mm या 35 mm का होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी 30 mm, ठीक है। कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए सीमेंट के निर्दोषिता परीक्षण के लिए ली चैटेलियर उपकरण में सिलेंडर का व्यास 30 mm होता है। इस उपकरण में 0.5 mm मोटा पीतल का सिलेंडर नुमा विपटित सांचा होता है। सांचा ऊपर तथा नीचे से पूर्णतः खुला होता है, ठीक है। झिर्री के दोनों किनारों पर 165 mm लंबे 2 सूचक लगे होते हैं। ये आपका फिगर है, फिगर को देख लीजिए, क्योंकि अब फिगर तो दिखाना जरूरी है, क्योंकि फिगर भी अब एग्जाम में पूछ रहा है। तो ये आपका देख लीजिए apparatus, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एन्युटी, ठीक है, एन्युटी का टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एन्युटी इसेंट्रिक। ये आपके एन्युटी का टाइप नहीं है, ठीक है। एन्युटी का टाइप आपका सर्टेन एन्युटी सर्टेन है, एन्युटी ड्यू है, और परपेंचुअल एन्युटी है, लेकिन इसेंट्रिक आपका नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेसिस्टेंस इन कंक्रीट वर्क। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, किस टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड, इनमें से चारों टेस्ट में से किस टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं टू टेस्ट एग्रीगेट, यानी कि टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेसिस्टेंस इन कंक्रीट वर्क। ठीक है, तो इसमें यह पूछ रहा है, यह कह रहा है कंक्रीट कार्यों में इसके घर्षण प्रतिरोध के लिए परीक्षण में से कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता है। मान लीजिए हम कंक्रीट कार्य करते हैं, जो कंक्रीटिंग का कार्य, तो उसमें इसके घर्षण प्रतिरोध, जो कंक्रीट है उसका जो घर्षण प्रतिरोध होता है एब्रेशन रेसिस्टेंस, उसका जब परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं, वो पूछा है। एब्रेशन रेसिस्टेंस के लिए जो हम किस में करते हैं, कंक्रीट वर्क में। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट हम नहीं करते हैं ये पूछ रहा है। डोरी एब्रेशन टेस्ट, डेवल एट्रिशन टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट या लॉस एंजलस टेस्ट। ठीक है, बताइए तो कौन सा टेस्ट हम नहीं करते हैं एग्रीगेट के लिए फॉर इट्स एब्रेशन रेसिस्टेंस, यानी कि घर्षण प्रतिरोध के लिए। अक्सर क्वेश्चन आजकल उल्टा ही जा रहा है, कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं, क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर आपको पता होगा, साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, ये साउंडनेस टेस्ट है, ये टेस्ट हम इसके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, जबकि आपका एब्रेशन रेसिस्टेंस के लिए हम डोरी एब्रेशन टेस्ट करते हैं, डेवल एट्रिशन टेस्ट करते हैं और लॉस एंजलस टेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो साउंडनेस टेस्ट है ये आपका हम एब्रेशन रेसिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव अ नेट इनकम एज एन यूनिटी ऑफ ₹1 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ये तो डिफिनेशन है, ब्याज की निश्चित दर पर ₹1 वार्षिक रूप से शुद्ध आय प्राप्त करने के लिए निवेश की जाने वाली पूंजी राशि को क्या कहा जाता है। ए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, बी सिंकिंग फंड, सी ईयर्स परचेज या डी एसेट वैल्यू। तो क्या होगा आपका इसमें सही, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ईयर्स परचेज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेज पूछ रहा है आपका कंबाइंड सीवेज का, जो सीवरेज सिस्टम होता है, सीवरेज के संयुक्त प्रणाली की हानियाँ क्या हैं। डिसएडवांटेज पूछ रहा है कि हानियाँ किसका पूछ रहा है, कंबाइंड सीवेज का। तो कंबाइंड सीवेज की हानियाँ क्या हैं वो पूछ रहा है ऑफ सीवरेज के लिए। ए लेस चांस ऑफ चॉकिंग ऑफ सीवर, बी इट रिक्वायर्स ओनली वन सेट ऑफ सीवर, सी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई, या डी लेसर स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज ड्यू टू डिलेशन। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई। ठीक है, निर्माण लागत उच्च होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं तीनों सिस्टम के बारे में। देखिए सीवरेज सिस्टम्स आर मेनली 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है सीपरेट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में शहर का संपूर्ण स्वच्छता वाहित मल यानी कि सेंट्री सीवेज और वर्षा जल अलग अलग सीवरों द्वारा बहाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, आपका जो संपूर्ण स्वच्छता वाहित मल यानी कि सैनिटरी सीवेज जो होता है और वर्षा जल यानी कि स्टॉर्म वाटर जो होता है उसको अलग अलग सीवरों द्वारा बहाया जाता है, तो हमारा सीपरेट सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंबाइंड सिस्टम के बारे में। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, इस प्रणाली में स्वच्छता सीवेज तथा वर्षा जल यानी कि जो सेंट्री सीवेज है और स्टॉर्म वाटर है
उनको क्या करते हैं, एक ही सीवर लाइन में बहाया जाता है, एक ही सीवर लाइन में बहाया जाता है, तो ये आपका कंबाइंड सीवेज होता है। ठीक है, थर्ड है आपका क्या, पार्शियली सेपरेट सीवेज। ठीक है, अब देखिए पार्शियली सेपरेट सीवेज में क्या होता है, इस प्रणाली में सीवर लाइन एक ही बिछाई जाती है जिसमें संपूर्ण स्वच्छता सीवेज और सामान्य वर्षा जल मिलकर बहता है। ठीक है, तो ये आपका पार्शियली सेपरेट सिस्टम होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल टू इंड्यूस एग्रीगेशन एंड सेटलिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मेटर कोलाइडल सब्सटेंस etc इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें यह बोल रहा है कि जल उपचार संयंत्रों में जमाव और बारीक विभाजित निलंबित पदार्थ यानी कि कोलाइडियन पदार्थों आदि के निपटान के लिए रसायन मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें जो सीधा से ऐसे समझिए कि जो रसायन मिलाने की प्रक्रिया। ठीक है, फिल्ट्रेशन में तो ऐसे भी हम रसायन नहीं मिलाते हैं, और एरेशन आपको पता होगा तो इसमें भी रसायन नहीं मिलाते हैं। एरेशन क्या होता है, हम प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं डिटेल में एरेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आपका कौन सा सही होगा, क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्लैरिफिकेशन, इसमें क्या किया जाता है, आपका रसायन ऐड किया जाता है। ठीक है, वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल टू इंड्यूस एग्रीगेशन एंड सेटलिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मेटर कोलाइडल सब्सटेंस etc इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसमें हम केमिकल का उपयोग करते हैं कोलाइडली पदार्थों और निलंबित पदार्थों का निपटान के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए। कोलाइडी कण होते हैं जो इसके लिए। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या आपका सही होगा बताइए। तो चलिए अब कल देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी 10-15 क्वेश्चन इस PDF में बचे हुए हैं, इसको हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।